फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने हर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर का जिन्होंने मेरे वीडियोस को एटलीस्ट देखा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर हमें ये एहसास हो जाएगा कि कई बार हम अपने अहंकार में कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जो हमारी स्मूथली चलती हुई लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती हैं। कई बार हम अपने अहंकार में ऐसी गलती कर जाते हैं कि हम जिस डाल में बैठे होते हैं उसी डाल को काटने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार बहुत पहले की बात होती है। एक राजा होता है। उसके राज्य का जो मंत्री होता है वो अपनी ईमानदारी के लिए, अपने अच्छे विचारों के लिए, अपने अच्छे मस्तिष्क के लिए, अपनी अच्छी बुद्धि के लिए इतना ज़्यादा फेमस होता है कि उसकी वजह से राजा कभी भी कोई गलत निर्णय कर ही नहीं पाता। उसका पूरा परिवार, उस मंत्री का पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी पद को संभालता है। उसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी मंत्री का पद संभाला जा रहा था और वो राजा के इतने ज़्यादा निकट होता है कि राजा आँख मूंद कर उस पर भरोसा करता है। एक बार की बात होती है कि अकस्मात राजा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो जीवित नहीं बचेगा। वो उस मंत्री को बुलाता है और उससे कहता है कि देखो, मेरे जाने के बाद तुम मेरे युवराज का ध्यान रखना। वो अभी बच्चा है, उसे अभी इतनी समझ नहीं है। उसे तुम राज्य करना सिखाना, राजा की क्या जिम्मेदारी होती है तुम उसे वो सिखाना। मंत्री राजा को आश्वासन देता है और उसकी बात को मान लेता है। युवराज को राजा का पद मिलता है। युवराज के अंदर राजा बनने का जोश तो होता है, लेकिन एक राजा बनने की जो जिम्मेदारियां होती हैं, एक राजा का जो प्रजा के प्रति जो कर्तव्य होता है, उससे वो अनभिज्ञ होता है। वो कोई भी निर्णय, चाहे वो लोगों की फरियाद से जुड़ा हो या फिर प्रजा के हित का हो, वो सही से नहीं ले पाता है। उससे बहुत सी गलतियां होती हैं। जहाँ पर भी वो गलतियां करता है वो मंत्री उसे टोक देता है। वो मंत्री उससे मना करता है। वो मंत्री उसे समझाता है, कभी सख्ती से तो कभी गुस्से से, क्योंकि राजा उस पर जिम्मेदारी सौंप के गया होता है। इस पर युवराज को बहुत बुरा लगता है कि मैं तो राजा हूँ, ये समस्त राज्य मेरा है और वो मुझे सबके सामने इस तरह से कभी टोक रहा है, कभी समझा रहा है। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा उसे समझ में आता है। तो कुछ टाइम तक तो वो बर्दाश्त करता है, झेल ले जाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात उसे इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो उस मंत्री को टोक देता है। वो उस मंत्री से कह देता है कि देखिए, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप बेवजह मेरे मामले में हस्तक्षेप ना करें। राज्य को कैसे चला रहा है मैं जानता हूँ, मैं राजा हूँ और मैं इसका सही निर्णय ले लूँगा। आप मुझे कोई ज्ञान ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। इस पर उस मंत्री को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उम्र के लिहाज में, अनुभव के लिहाज में वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। इस पर वो उससे कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उस राज्य से जाने का निर्णय लेता है। वो उस राज्य से जा रहा होता है, लेकिन तभी वो ये सोचता है कि मैंने तो राजा को वचन दिया था। और दूसरी बात, युवराज अभी बच्चा है, हो सकता है उसने गुस्से में आके कुछ कह दिया हो। मैं इतनी छोटी सी बात को मन में लगाकर उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा परिवार जो परंपरा निभा रहा है, मंत्री पद को संभाल रहा है, राजा की सेवा कर रहा है, मैं अचानक से इसी बात से नाराज होकर उसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। वो क्या करता है, वो उसी राज्य के एक ब्राह्मण के घर में आश्रय लेता है और उनके घर में उनकी गाय की सेवा का कार्य करता है। वो सोचता है कि मैं छिपकर कुछ दिन तक राज्य में यहीं पर रहूंगा और जब राजा को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं खुद जाकर उसकी मदद करूंगा। ऐसा उसके मन में विचार आता है। अब क्या होता है, जो मंत्री राज्य छोड़कर चला जाता है, शुरू में तो वो अपने आप को राजा स्वतंत्र महसूस करता है, लेकिन तब उसे धीरे धीरे, जैसे जैसे दिन बीतते, उसे एहसास होता है कि वो जो मंत्री था उसके लिए कितने काम का था। वो कितनी जिम्मेदारी से उसकी सहायता कर रहा था, जिसकी वजह से वो कोई गलत निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसकी वजह से उसका जो राज्य था वो बहुत ही स्मूथली चल रहा था। प्रजा में इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं हो रही थी, क्योंकि हर समस्या का हल वो पहले ही दे देता था। उसके सही निर्णय की वजह से, उसके सही सलाह की वजह से वो जिस तरह से राज्य चला पा रहा था, अब वैसा कुछ भी नहीं था। इस पर वो एक बैठक बुलाता है जिसमें बहुत सारे विद्वान होते हैं और वो कहता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में वो योग्यता ही नहीं है जो एक राजा में होनी चाहिए। मैं प्रजा को संतुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं प्रजा के हित में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इस पर सब लोग उसे कहते हैं कि हम भी आपकी इस बात से सहमत नहीं थे जो आपने उन्हें मंत्री पद से निकाल दिया, लेकिन हम लोग कुछ कह नहीं पाए। अच्छा यही होगा कि अगर वो वापस आ जाएं तो, अगर वो वापस आ जाएंगे तो चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं वो
पहले जैसे सही हो जाएंगे, पहले जैसे ठीक हो जाएंगे। पर उसने कहा कि ऐसा कैसे, वो कहाँ चले गए इस बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता, फिर हम उन्हें कैसे ढूंढ कर लाएंगे। इस पर लोगों ने कहा कि वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का बोध है। आपने भले हमें उनसे कुछ कह दिया हो, लेकिन उन्होंने बड़प्पन जरूर दिखाया होगा, वो कहीं आसपास ही होंगे। अब उन्हें कैसे ढूंढा जाए, इस पर बात होने लगी। तो एक बुजुर्ग, एक उनका दरबारी जो बुजुर्ग था, उसने उन्हें एक सलाह दी, उसने राजा को एक सलाह दी कि आप पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी एक नई कविता लिखकर लाएगा, जो भी एकदम नई कविता लिखकर लाएगा, उसे राज्य की तरफ से 1,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। राजा ने उसकी बात मान ली और ऐसे ही घोषणा करवा दी। अब सब लोग 1,000 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में नई नई कविताएं अपने हिसाब से लिखकर लाने लगे। लेकिन वो जो बुजुर्ग विद्वान था, वो जब उनकी कविता को सुनता, वो जो बुजुर्ग विद्वान था, वो जब भी उनकी कविताओं को सुनता, वो कहता, अरे ये तो बहुत पुरानी कविता है। 2 लाइन वो बोलते, आगे की 1 लाइन वो बोल देता, अरे ये तो बहुत पुरानी कविता है। वो किसी की भी कविता को नया मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो 1,000 स्वर्ण मुद्रा का इनाम किसी को नहीं मिला था। फिर बारी आई उस ब्राह्मण की जिसके यहाँ पर उस मंत्री ने आश्रय लिया था। वो भी अपनी तरफ से बड़ी मेहनत से एक कविता लिखकर लाया, लेकिन जो बुजुर्ग विद्वान था उसने उससे भी यही कहा, अरे ये तो बहुत पुरानी कविता है। उसने आगे की 1 लाइन अपने आप जोड़कर बता दी कि ऐसे है। इस पर उस ब्राह्मण को बड़ा बुरा लगा। वो वहां से चला आया और बहुत ही उदास मन से अपने घर में एक कोने बैठ गया। इस पर उसके यहाँ जो उसकी गाय की रखवाली कर रहे थे मंत्री, वही पुराना मंत्री, उसने पूछा कि आपके उदास होने का क्या कारण है। उसने कहा कि पूरे राज्य में ये घोषणा थी कि जो भी नई कविता लिखकर लेकर आएगा, उसे 1,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम मिलेगा। चलो 1,000 स्वर्ण मुद्रा ना सही, लेकिन कम से कम कीर्ति तो मिलती। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये कविता तो बहुत पुरानी है, आगे की 2 लाइन अपने आप ही बता दी। इस पर उसने कहा कि अब मैं आपको एक ऐसी कविता लिख कर दूंगा कि उन्हें मानना ही पड़ेगा कि ये कविता नहीं है। उसने कहा, अच्छा तुम जानते हो कविता लिखना? उसने कहा, हाँ ये गुण मुझ में है। और उसने संस्कृत में एक कविता लिखकर दी। उस कागज को वो ब्राह्मण दरबार में लेकर गया और जैसे ही वो कागज पढ़कर सुनाया गया उस बुजुर्ग विद्वान के सामने, तो उसकी आंखों से आंसू झलक गए कि अब हमें अपने पुराने मंत्री जी का पता चल गया। उसने राजा को बताया, राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूछा उससे कि ये कविता किसने लिखी है। इस पर उसने कहा कि मैं बताऊंगा आपको ये कविता किसने लिखी है, मैं आपको मिलवाऊंगा भी, लेकिन पहले ये तो बताइए कि जो संस्कृत में कविता लिखी गई है इसका अर्थ क्या है। इस पर उस विद्वान बुजुर्ग ने कहा कि इस कविता का अर्थ ये है कि आज से 1 वर्ष पहले राजा ने मुझसे 1,000 स्वर्ण मुद्राएं ली थीं। अगर ये बात पुरानी है, अगर ये बात पुरानी है तो भी मुझे 1,000 स्वर्ण मुद्रा दो, क्योंकि पुरानी बात है, आपने मुझसे 1 वर्ष पहले 1,000 स्वर्ण मुद्रा ली थी। और अगर ये बात नई है, यानी कि मैंने झूठ मूठ अपने आप से लिख कर लेकर आया हूँ, तो भी मुझे 1,000 स्वर्ण मुद्रा दो, क्योंकि आपने तो दरबार में घोषणा करवाई है। इस पर वो ब्राह्मण पहले थोड़ा हंसा, फिर उसके बाद उसने उस व्यक्ति का पता बताया कि जिसने ये कविता लिखी थी। उन्हें ससम्मान दोबारा दरबार में बुलाया गया, दोबारा उन्हें मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। राजा ने उनसे माफ़ी मांगी और फिर वो उन्हीं की सलाह से राज्य करने लगा और धीरे धीरे वो भी राज्य करना सीख गया और अपने पिता के ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ा। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।